हेलो बच्चों, एसेंट स्कूल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है संजय भंडारी। पीरियोडिक टेबल का आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहले सारे बच्चे हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, क्या क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एटम्स एडजस्ट होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन फैक्टर की वजह से मॉडिफाई होती है, और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम आने पे किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले सारे बच्चे हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है बच्चों, अब देखो सपोज मान लीजिए हमारे पास दो एटम इस तरह से बॉन्डेड है H और Cl। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हर किसी एटम के पास जब वो कंबाइंड स्टेट में होता है तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं यानी कोई भी बॉन्ड नहीं बनाते, तो दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा जब भी कोई एक बॉन्ड बनता है तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड है तो इसका मतलब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इन इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जो कोई बॉन्ड नहीं बनाते लेकिन एटम के पास पास रहेंगे। वो इलेक्ट्रॉन जो दो एटम के बीच में होते हैं और बॉन्ड बनाते हैं उनको हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा अब देखो दूसरी चीज, ये तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का कंसेप्ट है। अब दूसरी चीज आपको यह समझनी है कि हर कोई एटम के अंदर प्रोटॉन है ना। देखो इस क्लोरीन के अंदर भी प्रोटॉन है, कितना प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन है, और हाइड्रोजन के पास केवल एक प्रोटॉन है। अब मुझे यह बताओ कि इनकी अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है कि इनकी अट्रैक्शन फोर्स? ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन होंगे उसकी अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी। तो बच्चों ये जो 17 प्रोटॉन है वो इन इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेंगे लेकिन साथ में इन इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पर हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। तो बच्चों होता क्या है कि जब H और Cl को हम लिखते हैं तो जो H और Cl के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो थोड़ा सा किसकी तरफ शिफ्ट होते हैं, Cl की तरफ शिफ्ट होते हैं, स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स Cl। या हम ये बोल सकते हैं कि Cl क्या करता है, इन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है। और बच्चों यही अट्रैक्शन पावर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अब देखो डेफिनेशन क्या बनी। ठीक, टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को हम शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बात एक ही है, चाहे बॉन्ड पेयर बोलो चाहे शेयर्ड बोलो। टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में बात आ गई? यानी किसी एटम की बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अच्छा इटसेल्फ नहीं हुआ यहां पे, इटसेल्फ ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ के बात मेरी? अच्छा एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको हम जो है E और N ऐसे लिख देते हैं, सिंबल E और N इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है भाई, तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एक तरह की अट्रैक्शन पावर है। ये तो है ना, अट्रैक्शन पावर है किसकी, एटम की। ठीक है बच्चों, और आपको मालूम है जो अट्रैक्शन पावर है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो डिपेंड करती है साइज पे और दूसरा डिपेंड करती है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। समझे? जिसके पास जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उसकी अट्रैक्शन पावर उतनी ज्यादा होगी, और जिसका साइज छोटा होगा और प्रोटॉन ज्यादा होंगी उसकी अट्रैक्शन पावर भी ज्यादा होगी। समझ में बात आ गई? तो दोनों फैक्टर आप समझ जाना चाहिए। तो समझ गए बात मेरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है।
चलो कुछ और एग्जांपल हमारे पास है, ठीक है। तो आप देखो, सपोज मान लीजिए हमारे पास H और N है, तो N के पास कितने प्रोटॉन है? 7, H के पास एक ही प्रोटॉन है। तो किसके पास अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी? N के पास। तो बच्चों क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बीच में ना होके किसकी साइड होगा? N की साइड होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान रखना है, दो एटम में जिसकी अट्रैक्शन पावर ज्यादा है, इसकी अट्रैक्शन पावर ज्यादा है, तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो H है बच्चों वो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझे बात मेरी? दो एटम आपने बनाए, सपोज आपने बनाया O और N, ठीक है। अब बताओ किसकी अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी, या इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन होंगे। तो इसके पास 8 प्रोटॉन है और इसके पास 7 प्रोटॉन है, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो O की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा। तो हम ये बोल सकते हैं O इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये तो हुआ ना। तो कोई भी दो एटम आप बनाओ और ये देखो कि किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहे हैं, और वो कैसे पता चलेगा? उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, ठीक है भाई। चलो, अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर जो है ONF, अब बताओ किसके पास ज्यादा प्रोटॉन है? फ्लोरीन के पास ज्यादा प्रोटॉन है, ऑक्सीजन के पास कम प्रोटॉन है ना। तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ शिफ्ट होगा? फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो कोई भी आप दो बॉन्ड बनाओ, ठीक है। सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि C और Cl और F बनाना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज बच्चों ध्यान रखनी है थोड़ा सा, कि फ्लोरीन के पास इस समय 9 प्रोटॉन है और इसके पास 17 प्रोटॉन है, लेकिन बच्चों फ्लोरीन का जो साइज है वो कम है, इसीलिए जो है फ्लोरीन की अट्रैक्शन पावर ज्यादा है क्लोरीन से, इसीलिए जो है इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे मैंने बोला ना, साइज और प्रोटॉन। तो अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल में ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाने में और लेफ्ट टू राइट जाने में किस तरह से चेंज होती है। इतना समझ में आ गया? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ शिफ्ट होगा, और किसकी तरफ शिफ्ट होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। एक चीज और, अच्छा मान लीजिए हमारे पास H और O है, ठीक है। यहां पर O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर O की तरफ शिफ्ट होगा। तो बच्चों O के पास एक माइनस चार्ज आता है, ये जो सिंबल है डेल्टा, डेल्टा माइनस मतलब लिटिल नेगेटिव चार्ज, और इस पर आ जाता है लिटिल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, जिन मॉलिक्यूल में चार्ज का सेपरेशन होता है ना, उसको हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल या पोलर बॉन्ड, ज्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज कॉल्ड पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड तभी रहेगा जब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसा हो Cl और Cl के पास भी उतनी ही अट्रैक्शन पावर है जितनी दूसरे Cl के पास, तो बच्चों यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो बिल्कुल बीच में रहेगा, ना तो उधर ना तो इधर। तो ना तो किसी पे माइनस आएगा ना तो किसी पे प्लस आएगा। तो इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है। समझे बात भाई? तो यानी पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड डिपेंड करता है कि सामने वाला एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम है या सिमिलर है। अगर सिमिलर होगा तो नॉन पोलर बॉन्ड होगा, और पोलर बॉन्ड होगा तो हमेशा दो एटम अलग अलग होंगे। तो इसको आप ऐसे में समझ सकते हो कि अगर बच्चों दो कोई अलग अलग एटम होते हैं तो हमेशा वो बॉन्ड पोलर बॉन्ड होता है, नॉन पोलर सॉरी पोलर बॉन्ड होता है। क्योंकि किसी न किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी डिफरेंट होगी और एक की हमेशा कम होगी, यानी एक की ज्यादा होगी एक की कम होगी। दिस इज पोलर बॉन्ड, ठीक है। अगर दो एटम सिमिलर होते हैं H और H, तो ये समझ जाना चाहिए कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम बोलेंगे नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है बच्चों, समझ में बात आ गई? तो दो डिफरेंट एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा पोलर बॉन्ड बनता है,
और दो सिमिलर एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा नॉन पोलर बॉन्ड बनता है, क्योंकि दो सिमिलर एटम के बीच में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप नहीं होता है, जबकि दो अलग अलग एटम के बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन या साइज वेरी करेगा। ठीक। अच्छा, एक और चीज बच्चों, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसको तो मिटा देते हैं, है ना, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है। एक एटम को छोड़ दिया जाए तो देखो, दो तीन चीजें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में समझनी है। अरे क्या लिख रहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। पहली चीज, देयर इज नो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है, जबकि इससे पहले आपने रेडियस पढ़ा, उसकी यूनिट थी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा, उसकी यूनिट थी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है। दूसरा, आपको यह समझना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑलवेज व्हेन एटम इन बॉन्डेड स्टेट। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कभी आइसोलेटेड एटम की काउंट नहीं होती है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तभी पॉसिबल है जब एटम्स किस में रहेंगे, बॉन्डेड स्टेट में रहेंगे। अगर मैं बोलूं कि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, तो नहीं, O किसके साथ बाइंड है तब जाके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता चलेगा। ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट पॉसिबल फॉर आइसोलेटेड एटम। ठीक है, सिंगल एटम की नहीं होती है, जबकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये सब चीजें सिंगल एटम की होती है। ठीक है। अच्छा, चौथी चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट कांस्टेंट, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की कांस्टेंट नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। और यहां पर बच्चों एक एक्सेप्शन है, वो कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट होती है और वो होती है 4.0। बस एक ही ऐसा एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट होती है। और बच्चों, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, फ्लोरीन, 4.0। ठीक है। बाकी सब एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलूं कि O और H, ठीक है, यहां पर O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मोर और लेस, तो इलेक्ट्रॉन पेयर O की तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं O और F, अब बोलो, अब इस समय बच्चों F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और O की कम होगी। तो देखो, O के बगल में कौन सा एटम जुड़ा है डिपेंड करता है उसकी यहां पर O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि O से दूसरा एटम जो जुड़ा है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहां पर O से जो एटम जुड़ा है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कम है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा देखो, मान लीजिए N और C है। ठीक है। अच्छा, यहां पर N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी कम है ना, तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ शिफ्ट रहेगा, N की तरफ। लेकिन अगर मैं बोलूं बच्चों N और Cl, तो इस समय Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ शिफ्ट रहेगा, Cl की तरफ। समझे बात मेरी? तो देखो, N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां ज्यादा है या कम है, डिपेंड करता है सामने वाला एटम कैसा है। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा एटम की बॉन्डेड स्टेट में काउंट होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट पॉसिबल फॉर आइसोलेटेड एटम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट ए कांस्टेंट। ठीक है भाई, चलो, तो समझ में बात आ गई। अच्छा, पोलर नॉन पोलर पता हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से चेंज हो रही है वो भी मालूम चल गया, है ना। अच्छा, अब बच्चों ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में और ग्रुप में किस तरह से चेंज होती है। ठीक है, चलो, तो हेडिंग डालिए, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल, है ना।
किस हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इन पीरियड। अच्छा, एक्रॉस, एक्रॉस जाने में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। ध्यान रखना भाई, है ना, इंक्रीज होती है, बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ती है? बच्चों क्या होता है, देखो, व्हेन गोज टू लेफ्ट टू राइट द साइज ऑफ एटम डिक्रीज। और जब बच्चों साइज डिक्रीज होता है तो एक्चुअल में अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज। और बच्चों अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अच्छा, फ्लोरीन की हमने 4.0 रखी थी और बच्चों लिथियम की होती है 1.0। तब 0.5 बढ़ाते जाओ, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 और 4.0, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है लेफ्ट टू राइट देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हर किसी में ऐसा ही होता है, थर्ड ग्रुप ले लो, फोर्थ ग्रुप ले लो, सॉरी थर्ड पीरियड ले लो, फोर्थ पीरियड ले लो, फाइव्थ पीरियड ले लो, ठीक है। क्योंकि बच्चों यहां पर देखो, यहां पर कम प्रोटॉन है, यहां पर थोड़ा ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, साइज कम हो रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। तो किसी एटम की जो अट्रैक्शन फोर्स है बढ़ रही है तो वो जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा तेजी से या ज्यादा फोर्स से उस एटम की तरफ आएंगे। समझे मेरी बात, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअल में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। और किसका अट्रैक्शन फोर्स है, एटम का उन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो ये समझ में आ गया। चलो दूसरा बात करते हैं बच्चों, इन ए ग्रुप, ठीक है, टॉप टू बॉटम। अच्छा, टॉप टू बॉटम। तो जब हम किसी पीरियड में किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, सॉरी टॉप टू बॉटम आते हैं, तो बच्चों जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होती है। और रीजन, टॉप टू बॉटम आने से एक तो क्या होता है, साइज बढ़ता है, इंक्रीज साइज ऑफ एटम, ये तो हुआ। और बच्चों साइज बढ़ता है तो साथ साथ क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो रहा है। और बच्चों जब अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है, सिंपल सी बात है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भले नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं लेकिन बच्चों साइज भी एक्सपेंड हो रहा है ना। जो एटम का न्यूक्लियस है वो दूर जा रहा है, तो दूर जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। फॉर एग्जांपल देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहां बच्चों 4.0 था। अच्छा, इसकी वैल्यू मैं बता देता हूं आपको, है ना। हाँ, ये 4.0, ये 3.0, ये 2.8 और ये 2.5, है ना, करेक्ट। तो देखो ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। तो हर में ऐसा ही होता है, हर किसी ग्रुप की बात करें तो ऐसा ही होता है, क्योंकि बच्चों क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है। समझ में बात आ गई, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप और पीरियड में कैसे चेंज होती है। तो बच्चों पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एटम है, फ्लोरीन। ध्यान रखना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0। क्लियर हो गया। चलो अब बच्चों बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर है, देखो बहुत 3-4 फैक्टर की हम बात करेंगे यहां पर। नंबर 1 है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे, एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रिलेशन है? जस्ट उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रेडियस घटेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अभी तो बोला था, है ना, कि भाई अगर मैं आपको बोलूं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि क्लोरीन की, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन की ज्यादा होगी क्लोरीन की, क्योंकि क्लोरीन का जो साइज है वो बड़ा है और फ्लोरीन का जो साइज है वो छोटा है, सीधी सी बात है। तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जनरली जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, है ना। मोर न्यूक्लियर चार्ज, मोर अट्रैक्शन फोर्स, मोर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर आपको बोला जाए कि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या N की, तो ऑब्वियसली F की होगी। क्यों? क्योंकि F के पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और N के पास न्यूक्लियर चार्ज कम है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज हाइब्रिडाइजेशन। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हाइब्रिडाइजेशन। अब आप बोलोगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे इसको गवर्न करता है? 3 टाइप का हमारे पास बच्चों हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, sp3 और sp। sp हाइब्रिडेशन जहां होता है वहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। sp2 जहां हाइब्रिडेशन होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और sp3 होता है वहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन के केस में अगर हम देखें, ठीक है बच्चों। अच्छा, जो sp हाइब्रिडेशन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, sp2 की थोड़ी सी कम और sp की सबसे कम। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, ध्यान रखना। ऐसा क्यों? देखो, sp में जो है, जो s और 2 ऑर्बिटल से मिलकर बना है, s और p, ठीक है बच्चों। तो जो sp ऑर्बिटल होते हैं वो मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, ज्यादा क्लोज होते हैं न्यूक्लियस के, दे आर फार फ्रॉम न्यूक्लियस। बस ये डिफरेंस है। जो चीज बच्चों न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक रहेगी उस पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो sp ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है तो इन पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, और जिस पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये थोड़ा सा दूर होते हैं इसके कंपैरिजन में, तो इन पर अट्रैक्शन फोर्स कम है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डिक्रीज अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। और अगर ये नजदीक है तो इंक्रीज अट्रैक्शन फोर्स। समझ में आ रहा बात? तो सारा दारोमदार किस पे आ रहा है? लास्ट में अट्रैक्शन फोर्स पे। अच्छा, फोर्थ वाला देखो, अब फोर्थ वाला है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। अच्छा, कुछ एटम है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है। सपोज मान लीजिए मैं आयरन की बात करता हूं, तो आयरन की 3+ भी होती है और 2+ भी होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि दोनों में से किसका साइज बड़ा है और किसका साइज छोटा है? 3+ का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2+ का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। बच्चों, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे साइज उतना कम होता जाएगा। तो इसका साइज छोटा है और इसका साइज बड़ा है। अब मुझे बताओ, जब साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। इसलिए बच्चों, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। समझे मेरी बात? क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा अगर हम बोले तो Pb2+ और Pb1+, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? जिसके पास ज्यादा प्लस है, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसका साइज छोटा है। अच्छा, Sn2+, Sn4+, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? Sn4+ की, है ना। तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, किसी एक एटम की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता कर सकते हैं,
ठीक है भाई, समझ में बात आ गई? तो नोट करते जाओ फटाफट, नोट भी करना है ना। तो ये सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता करोगे। ठीक है भाई, चलो इतना हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो रिलेशन है वो नॉन मेटल के साथ कैसा है ना। तो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्सेस नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। क्या हेडिंग डालेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, दोनों के बीच क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, अपोजिट है, या किस तरह से है? ठीक है बच्चों, अच्छा देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि जो नॉन मेटल है वो कौन से होते हैं? नॉन मेटल बच्चों वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर देते हैं, ये तो हुआ ना, ठीक है। और मेटल कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर मैं बोलूं कि नॉन मेटल्स आर दोज एटम विच easily gain accept electron. Non-metal are those which easily gain or accept the electrons. ठीक है। अब अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। ठीक है, देखो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, ये तो हुआ ना। और टॉप टू बॉटम नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। तो बच्चों देखो, वो एटम इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करेगा जिसकी अट्रैक्शन पावर या अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, ये तो बात है, तभी तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है। और बच्चों जिसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, सीधी सी बात है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी दोनों एक ही है। मोर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सीधी सी बात है। देखो सेम टू सेम है ना। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, और बच्चों अगेन लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बात एक ही हुई। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और बच्चों सबसे ज्यादा नॉन मेटल कौन सा होता है? फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कौन सा है? फ्लोरीन, सीधी सी बात है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी दोनों एक ही है। हां, अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी। नॉन मेटल और मेटल एक दूसरे के अपोजिट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेटेलिक प्रॉपर्टी भी एक दूसरे के अपोजिट। समझ में बात आ रही? ठीक है। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर देते हैं या जिनकी अट्रैक्शन पावर ज्यादा है वो नॉन मेटल हुए, तो वही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही होते हैं। तो मोस्ट नॉन मेटेलिक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बातें। ठीक है, नोट करो। ठीक है भाई। तो अब हम कंक्लूजन कर सकते हैं। देखो क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी, तो उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेटेलिक प्रॉपर्टी। बात है कि ये तो हुआ ना। तो लेफ्ट टू राइट जाने से नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी जबकि मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होगी। टॉप टू बॉटम आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होती है जबकि मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। बस यही ध्यान रखना आपको। ठीक है बच्चों। और मेटेलिक प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी। ये तो बात हुई।
तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एक दूसरे के क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए। समझे बात? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ना। तो देखो ऐसा हम लिख सकते हैं अब एक और कंक्लूजन, इंक्रीजिंग लेफ्ट टू राइट, when goes to left to right, increasing electronegativity, thus also increasing non-metallic property, but decreasing metallic property। ये तो है। अच्छा, टॉप टू बॉटम जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी कम होगी, ये तो हुआ ना। लेकिन बच्चों मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, बस इतना ध्यान रखना। तो ये रिलेशन हम देखते हैं किस तरह से, समझे मेरी बात। चलो, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब लास्ट इसमें रह रखा है, आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूं। पूरी पीरियोडिक टेबल को लिखूंगा और जितनी भी प्रॉपर्टी हमने अभी तक डिस्कस की है उनको देखेंगे कि वो किस तरह से टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट घटती है और बढ़ती है। देखो, है ना। चलो, तो ये हमने बना ली है पीरियोडिक टेबल, एक छोटी सी ये, और इस तरह से, है ना, थोड़ा सा रफ डायग्राम, ताकि आपको जानकारी मिल जाए कि इस तरह ये पीरियोडिक टेबल हुई। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो बच्चों, जिस तरफ मैं एरो का डायरेक्शन रखूंगा इसका मतलब वहां पर प्रॉपर्टी बढ़ रही है। ध्यान रखना, एरो का डायरेक्शन अगर ऐसे होगा तो इस तरफ बढ़ रही है, और ऐसे होगा तो इस तरफ बढ़ रही है। ध्यान रखना, है ना। अच्छा, अब जो आपको 4 प्रॉपर्टी बताई गई है, जैसे 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी बताई गई है यहां पे लिख देते हैं। एक तो बताई गई बच्चों एटॉमिक रेडियस, तो उसके लिए मैं लिखूंगा AR। ठीक है, और दूसरा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डेटा HI, उसके लिए हम लिखेंगे बच्चों I और P, IP, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो उसके लिए हम लिखेंगे EG, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EG। ठीक है बच्चों, और अगर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो उसके लिए हम लिखेंगे E और N। ठीक है, समझे बात मेरी। तो ये चारों प्रॉपर्टी को मैं इनके सिंबल के अकॉर्डिंग लिखूंगा, और ये भी दिखाएंगे कि एक साथ ये प्रॉपर्टी किस तरह घटती है और किस तरह बढ़ती है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना बच्चों, आपने ये तीनों प्रॉपर्टी एक ही साथ घटती बढ़ती है, जबकि ये वाली जो रेडियस है वो अपोजिट चलेंगी। बस रेडियस अपोजिट चलता है, बाकी ये तीनों जो है एक ही डायरेक्शन में घटती है और एक ही डायरेक्शन में बढ़ती है। देखो, तो हम यहां पर लिखेंगे, एक तो हमारे पास है, देखो, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसा। ठीक है बच्चों, तो आपको मालूम है जो रेडियस है वो तो घटती है। ठीक है, तो रेडियस इस तरफ बढ़ेगी, ये तो है ना। बाकी तीनों के तीनों वैल्यू लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं, बढ़ती है। ये देखो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ती है, लेकिन रेडियस कम होती है, तो रेडियस इधर बढ़ेगी, ये तो। अच्छा, टॉप टू बॉटम की बात करें तो वही एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। अच्छा, रेडियस ऊपर से नीचे बढ़ती है, ये तो ना बढ़ती है, तो IP की वैल्यू क्या होगी, ये तीनों घटेंगी, ऊपर से नीचे घटेंगी, तो नीचे से ऊपर बढ़ेंगी, ये तो बस सीधी सी बात है। समझे मेरी बात। रेडियस हमेशा उल्टी चलेगी तीनों से, इतना ध्यान रखना है। अच्छा, अब बात करते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। वो बच्चों इस तरह आते हैं डायगोनल में, देखो, मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो बच्चों मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है इस तरह बढ़ती, ये इस तरह से ऊपर से नीचे लेफ्ट वर्ड, ये सबसे ज्यादा मेटालिक होगा। और कौन सा होता है बच्चों, सीजियम। ठीक है, और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी जस्ट उल्टा,
ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इधर इधर। तो सबसे ज्यादा नॉन मेटल एटम कौन सा है? फ्लोरीन। बस। सबसे ज्यादा मेटेलिक एटम सीजियम, सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक एटम फ्लोरीन। ठीक है, इस तरह से। तो ये चारों के चारों प्रॉपर्टी, चारों के 6 की 6 प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। बस किस तरह से घटते हैं, किस तरह बढ़ती है, कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन आपको जनरल ट्रेंड्स मालूम चल जाए कि एक्चुअल में किधर घट रही है और किधर बढ़ रही है। देखो जरा फटाफट से, है ना। तो समझिए मेरी बात। तो बच्चों ये चारों प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से पढ़नी है। ठीक है, इन पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, इसी पर बेस्ड है। और आगे के जितने भी चैप्टर हैं, इन प्रॉपर्टी का बार बार यूज होता रहता है। तो ये आपको अच्छी तरह से पढ़नी है। कोई चीज रह जाती है, कोई समझ में नहीं आती, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।